इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी नया यूनिट है। इसमें हम सिर्फ ट्रेड पॉलिसी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं, अब जैसे हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ने जाएं तो शेयर मार्केट के टर्म्स को पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ने जाए तो अकाउंट के टर्म्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। इसी तरह अगर हम इसके इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर भी पढ़ना होगा। ठीक है, वही बात है, बस पूरे चैप्टर में वही बातें बता रखी हैं। क्या है, एक एक करके देखा जाए। इस पूरे चैप्टर में कुल 3 तरह के टर्म्स देखने हैं हमें। तो एक है टैरिफ, दूसरा नॉन टैरिफ मेजर्स, इसे हम NTM कहेंगे, और तीसरा है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो टैरिफ की अगर बात करें, टैरिफ में हमें टोटल 16 टर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, 16 टर्म्स पढ़ने हैं जिसमें वो सारे के सारे टाइप्स हैं। 16 टाइप के टैरिफ पढ़ने हैं। और अगर हम नॉन टैरिफ की बात करें तो नॉन टैरिफ 2 तरह के देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा जिसे हम कह सकते हैं कि वो टेक्निकल है, और दूसरा नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल टाइप के नॉन टैरिफ मेजर्स हैं वो कुल 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, 2 टाइप्स। और नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो ये 13 टाइप्स के हैं, 13 टाइप्स। ठीक है। और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स की बात कर रहे होंगे तो ये हमें 4 टाइप के देखने को मिलेंगे, 4 टाइप्स। टोटल किया जाए तो कितना हो गया? 16, 2 18, 10 28 और 3 31 और 4 35। 35 टर्म्स टोटल मिला के हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। शुरुआत से शुरू करें। टैरिफ हटाऊं, बनाना है। टैरिफ, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब हम इसको समझ सकते हैं एक तरह का टैक्स। टैक्स भी नहीं, हम इसे, वैसे होता तो टैक्स ही है लेकिन इसे हम ड्यूटी के रूप में देखते हैं। जब हम दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, दूसरे देश को सामान बेचते हैं, तो सरकार वहाँ पर कुछ पैसे मांग लेती है हमसे एक्स्ट्रा, वही है टैरिफ। बेसिकली ये एक तरह का परमिशन है कि आप, हाँ, गुड्स को ले जा सकते हो दूसरे देश, या दूसरे देश से लेकर आ सकते हो। लिखेंगे टैरिफ इज नोन एज कस्टम ड्यूटीज
imposed on goods and services which are imported or exported। आगे बात, ये कस्टम ड्यूटी है, उन गुड्स पे लगता है जिन्हें हम या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आराम से समझ में आ गया होगा। अगली बात लिख लो। इन दिस यूनिट tariff would refers to import duties। हम इस यूनिट में अगर हम कहीं पे टैरिफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंपोर्ट ड्यूटीज। वैसे तो टैरिफ का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों है, बट अभी यहाँ पर कहीं भी अगर हमें कुछ समझना है, कहीं टैरिफ आ रहा है तो हम मान के चलेंगे कि वो इंपोर्ट ड्यूटी है। अगला, टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस of the goods unaffected while raising their prices in the domestic market। पहली लाइन को तो समझ में आ गया होगा, दूसरी लाइन भी समझ में आ गई, तीसरी लाइन है कि टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अनइफेक्टेड। टैरिफ की वजह से जो वर्ल्ड मार्केट प्राइस है, गुड्स का जो प्राइस वर्ल्ड मार्केट में है वो अनइफेक्टेड ही रहता है, वाइल रेजिंग द प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ा देने के बाद भी, जैसे भारत का अपना एक मार्केट है ना, तो यहाँ अगर भारत के मार्केट में अगर हम उसको प्राइस को बढ़ा दें या कम कर दें, समझे, वर्ल्ड मार्केट प्राइस में वो वैसे का वैसे ही रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। अब मान लो कि मैं अपने देश में दूसरे देश से कोई सामान खरीद के ला रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो अब ऐसे में होगा क्या, वहाँ पर उसका प्राइस कुछ रहेगा, लेकिन मेरे कंट्री में आके वो प्राइस चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उस पर टैरिफ लग जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कोई पीछे एक देश है, कंट्री है, अब वहाँ उस कंट्री से कोई एक कुछ भी खरीदा, क्या खरीदा, मान लो, बताओ, कुछ खरीदो, कार खरीद लो, चलो कार खरीद लिया 20 लाख रुपए की, हमारे अकॉर्डिंग 20 लाख, वहाँ के अकॉर्डिंग तो कुछ और होगा। अब हम उसे अपने इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ये इंडिया है,
तो यहाँ से इंडिया में एंटर हो जो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे लग जाएगा टैरिफ। टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी। कितनी लग रही है? कितनी भी लगती हो, मान लो मैं कहता हूँ कि 10% लग गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख बढ़ने के बाद ये यहाँ पर 22 लाख हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता जनार्दन अपने देश की चीज़ों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। मान लो कि वो कोई कार दूसरे देश में 20 लाख की है दुकान पे, है ना, और भारत में ही अगर देखा जाए तो वो कम की है। कम की इन द सेंस भारत में भी वो 20 लाख की है। तो बाहर क्यों जा रहे हो खरीदने? यहीं से खरीदो। कईयों के शौक होते हैं कि इम्पोर्टेड चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेड के शोरूम अपने यहाँ भी तो है, वहीं से ले लो। बाद बाकी अगर दूसरे देश से लेकर आते हो तो फिर तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? टैरिफ। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। 16 टाइप्स बताए थे ना, एक एक करके सबके बारे में देखते हैं जरा। टाइप्स ऑफ टैरिफ। नंबर 1 पहला है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ जो होता है कुछ नहीं, वो एक फिक्स अमाउंट होता है। टैरिफ ही है, सरकार तुमसे पैसे मांग रही है, लेकिन कैसा? एक फिक्स अमाउंट में लिखोगे। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट। देन जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, दोनों ने अलग अलग कुछ कुछ मंगाया है। हम्म। एक ने मंगाया कार, और एक ने मंगा लिया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर छोड़ो, बाइक मंगा रहा है। एक बाइक मंगा रहा है और एक कार मंगा रहा है। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी का सेंस निकलेगा कि जिसने कार मंगाया था उसके कार पे जो टैरिफ लगेगा वो एक फिक्स अमाउंट लगेगा। लेट से कितना लग जाएगा? नहीं, 10% नहीं, एक फिक्स अमाउंट लगेगा। जैसे मान लो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कार मंगाया, एक यूनिट मंगा रहा है 5,000, 5,000 पर कार, है ना। बाइक मंगा रहा है, बाइक का अपना जो टैरिफ है, मान लो 2,000 पर का बाइक है, तो ये होगा पर बाइक। अब कार में कोई भी कार मंगा रहा है, सब पे 5,000, है ना, 10 लाख वाली भी, 20 लाख वाली भी, और बाइक पे भी यही चीज़ है। दूसरा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एड वेलोरम
टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको स्टार बना के कर लेना, क्योंकि इसे आगे भी इस्तेमाल होने वाला ये, लेकिन है आसान। इम्पोर्टेंट है तो मतलब टफ नहीं है। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, फिक्स परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। ऊपर तो फिक्स अमाउंट था, चलो उसे हाईलाइट कर देते हैं। वहाँ पर फिक्स अमाउंट था और यहाँ देखेंगे तो फिक्स परसेंट है। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है, उसका 20% ही लग रहा है। जैसे मान लो 20% ऑन वैल्यू ऑफ बाइक, वही बाइक जो चला रहे हैं हम। ऊपर वो फिक्स अमाउंट के साथ है या फिक्स परसेंट के साथ है, ठीक है। अब बाइक के ही केस में क्या है कि एक बच्चा था जिसने बाइक खरीदी 1,00,000 रुपए की, और एक और बच्चा है जो बाइक खरीद रहा है 5,00,000 रुपए की। फिक्स परसेंट के केस में क्या होगा, इसका अपना टैरिफ कितना लग जाएगा, 1,00,000 का 20%, 20,000 रुपये लग जाएगा ना। और ये 5,00,000 वाले का कितना लगेगा, 1,00,000 रुपये लग जाएगा, इसका 1,00,000 रुपये। अब अमाउंट अलग हो गया ना। इस वाले केस में, फिक्स अमाउंट के केस में 2,000 पर बाइक है, चाहे वो 1,00,000 वाला खरीदे चाहे वो 5,00,000 वाला खरीदे, दोनों के लिए सेम अमाउंट है। एड वैलोरम में अलग है। इसी में ही लिख लेते हो, थोड़ा नीचे करके। लिखो, जनरली it leads to deliberate undervaluation. जनरली इट लीड्स टू डेलिब्रेट अंडर वैल्यूएशन। ये इसलिए है कि जो जिनकी वैल्यूएशन कम है उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए, है ना। वरना तो अगर फिक्स वाली ही बात चलेगी तो बेचारा जो महंगा खरीद रहा है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सस्ते वाले को तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये इसलिए किया गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड टाइप का टैरिफ, मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ लिखे, टैरिफ इज expressed either on the basis of, ये ब्लू कलर से लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया, ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। मिक्स्ड टैरिफ नाम से थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये मिक्स की बात कर रहा है ना। आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू।
क्वांटिटी के बेसिस पे आएंगे तो पहला वाला हो गया, है ना, स्पेसिफिक टैरिफ। भाई जितनी क्वांटिटी खरीदोगे उतना तुम्हारा टैरिफ लगेगा पर यूनिट के हिसाब से। और बेसिस ऑफ वैल्यू का मतलब एड वैलोरम है, एड वैलोरम टैरिफ। क्लियर हुई बात? इसमें एग्जांपल लिख लो। टैरिफ ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम। एड वैलोरम। और ₹100 पर केजी। आगे लिख देंगे विच एवर इज हायर। एक चीज ही एग्जांपल है कि चीज पर टैरिफ लगाएंगे 5% एड वैलोरम के अकॉर्डिंग या 100% पर केजी के अकॉर्डिंग। जो दोनों में ज्यादा होगा वो चीज पर टैरिफ लग जाएगा। आई बात समझ? आगे बढ़े। तो इसमें दोनों ही बातें आ रही है, मिक्स टैरिफ में दोनों बात आ रही है, लेकिन ऑप्शन के साथ, या तो ये या फिर वो। इसी में स्टार बना के लिख लो। इसमें स्पेशल पॉइंट है कंपाउंड टैरिफ या ड्यूटी। कंपाउंड टैरिफ या कंपाउंड ड्यूटी। अब इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन वाली बात नहीं करता, ये कंपाउंड यानी कि दोनों को कंबाइंड करता है। 5% एड वैलोरम भी लगेगा और ₹100 पर केजी भी लगेगा। तो इसके लिए ऐसे ही इसको लिख लो। इसमें लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। अब वही एग्जांपल दोबारा लिखें अगर हम, तो क्या है, टैरिफ ऑन चीज कितना लग रहा है, तो 5% एड वैलोरम एंड ₹100 पर केजी। लग गया? तो मिक्स में ऑप्शन वाला है और दोनों भी है। तीन हो गए, अब चौथे की तरफ चलते हैं। टेक्निकल या अदर टैरिफ।
टेक्निकल या अदर टैरिफ। लिखो इसके बारे में। टेक्निकल टैरिफ क्या है? कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ specific contents of imported goods। टेक्निकल या अदर टैरिफ कुछ स्पेसिफिक कंटेंट्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, उन गुड्स को जिनको इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ही लिए, है ना। तो एग्जांपल देखें अगर इसका, मान लेते हैं कि ₹3000 ऑन सोलर पैनल एंड ₹50 पर kg ऑन द बैटरी इंस्टॉल्ड। किसी प्रोडक्ट के स्पेशल कंटेंट पर टैक्स लगता है। जैसे सोलर पैनल पे 3000 रुपये लग रहा है, चलो वो तो स्पेसिफिक हो गया, अलग बात है। उसके साथ जो बैटरी ले रहे हैं 50 रुपये पर kg के हिसाब से बैटरी पे अलग से टैरिफ लगेगा। अब बैटरी जितने kg की होगी इंटू 50 उतना टैरिफ लग जाएगा। ऐसे समझो कि मोमोस ले रहे हो, मोमोस का तो अलग जो लगना है लगना है, साथ में उसके चटनी ले रहे हो, चटनी पे अलग से एक टैरिफ लग रहा है ना। ये हो गया इसका। 5वां पॉइंट, टैरिफ रेट कोटाज। टैरिफ रेट कोटाज TRQ, टैरिफ रेट कोटाज। कोटा का मतलब, कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब एक तरह से रिजर्व्ड कह सकते हो। तो लिखो, अब यहाँ पर एक तरह से रिजर्वेशन मिल रहा है, तो कंबाइंस टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। कोटा रेट, टैरिफ रेट कोटा TRQ दो पॉलिसियों को कंबाइन करता है। क्या? तो एक तो है कोटाज और जो दूसरा है वो है टैरिफ। तो इसमें टैरिफ भी है और साथ में कोटा यानी कि रिजर्वेशन भी है। टैक्स तो लग ही रहा है, रिजर्वेशन के साथ लग रहा है। लिखोगे इसमें आगे, इंपोर्ट्स एंटरिंग अंडर द स्पेसिफिक कोटा portion are usually charged lower tariff
and imports above the threshold usually charged higher tariff. तो ये जो कोटा यानी रिजर्वेशन वाली बात है, ये कहता है कि नॉर्मली तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है हायर लगती ही है, नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी हायर लगती है, हायर टैरिफ लगता है इंपोर्ट पर, लेकिन किसी स्पेसिफिक कोटा के अंतर्गत अगर आ गए आप, तो आप पर जो चार्ज लगेगा वो लोअर टैरिफ लगेगा, यानी कि टैक्स कम लगेगा। ठीक है। अब वो किसी स्पेसिफिक कोटा में आने का क्या पर्पस है, किसी प्रोडक्ट को देख दिया कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट है, आप इसे इंपोर्ट करते हो, कर लो, कुछ लिमिट तक हम आपको कोटाबाजी दे रहे हैं, कुछ लिमिट तक, उस लिमिट के अंदर आप अगर उसे अवेल करते हो, इंपोर्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कम टैरिफ लेंगे। लेकिन जैसे ही उसको लिमिट को क्रॉस कर दिया, तब आपसे हम हाँ पूरा लेंगे। कुछ ऐसा ही दिल्ली में बिजली के बिल को कर रखा है, लेकिन उसमें तो फ्री ही कर रखा है। लेकिन उतना स्पेसिफाइड यूनिट क्रॉस करते ही सब पे टैक्स लग जाएगा, टैक्स नहीं चार्जेस लग जाएंगे। तो वहाँ तो फ्री की ही बात है, और यहाँ पर उस लिमिट में कम टैरिफ की बात है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई भी तुम्हारा अपना एक कोई प्रोडक्ट है, अब ये तुम्हारी अपना कंट्री इंडिया है, तुम्हें उसे यहाँ से लेकर आना है, बीच में स्पेसिफिक कोटा लग गया है इस प्रोडक्ट पे, और लिमिट लगाई है, लिमिट लगा दी है, बोला गया है कि मैक्सिमम 5 यूनिट लेकर आ सकते हो, है कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट तक कोटा मिल रहा है तुम्हें, 5 यूनिट या उससे कम लेकर आ रहे हो तो कोटाबाजी चल रही है। लेकिन तुम क्या लेकर आ गए, तुम लेकर आ रहे हो 15 यूनिट, तो 15 यूनिट में 15 यूनिट्स ला रहे हो ना, तो 15 में 5 को मिल जाएगा कोटा, तो कोटा के जरिए तुम लेकर आ जाओगे, तो टैरिफ इसमें कम लगेगा, है ना, क्या रहेगा, लो टैरिफ। और बाकी जो 10 यूनिट्स बचते हैं उन्हें जो है हाई टैरिफ पे लाना पड़ेगा। फिर बात क्लियर हुई। अब लो टैरिफ में कितना भी हो तो बहुत कम भी हो सकता है, जैसे मान लो 1%, लो टैरिफ में कितना, तो हाँ मान लेते हैं 1%, और वही हाई टैरिफ में सपोज करो 20%। तो अगर ऐसा है तो फिर टुकड़ों में लाना ज़्यादा बढ़िया है ना, लेकिन वही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी फिर। तो एक जगह से अगर कोई ठंड वाला हाल है, पैर ढकोगे तो मुंह खुलेगा, मुंह ढकोगे तो पैर खुलेगा, इससे बढ़िया सिकुड़ जाओ, है ना, काम ही कम करो।